मुझे आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आप लोगों ने में से भी बहुत से लोगों ने अपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, जिसको उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बताई कि सबको पता चल गया कि किसको कितना पैसा मिला। मोदी जी, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूँ। एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में, तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है वैसा हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था। पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था। पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। पहले एक बात तो मानना पड़ेगा, झूठ बोलने में अपने मोदी जी बहुत माहिर हैं और साथ ही साथ बेशर्म भी हैं, दोनों ही बातें हैं। आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब जिस समय मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होकर कहा था वहाँ तक कि बॉन्ड को लोगों के बीच में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉमन मैन को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। अब जब बॉन्ड सब खुल गया, उससे बदनामी होने लगी, तो अपने मोदी जी ने कहा कि नहीं हमने इस वजह से ये काम लाए थे। मतलब झूठ बोलने की कोई इंतहा नहीं है। अब सवाल आइए, आज इसी बात पे विचार किया जाए कि अपने मोदी जी इतना अनर्गल भाषण क्यों देते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं, ऐसी कौन सी वजह है?
ये मानने से मैं सरासर इनकार करता हूँ कि अनर्गल मोदी जी इस बात को नहीं जानते कि वो अनर्गल बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं। एक 72 साल का आदमी जिसने एक लंबी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, पॉलिटिकल, वो ये तो सही बात है, वो ये न जानता हो कि वो अनर्गल बात कर रहा है और झूठ बोल रहा है, ये मैं मानने से इनकार करता हूँ। अब आइए आज इसी पे थोड़ी चर्चा की जाए कि ऐसा वो करते क्यों हैं, कौन सी मजबूरी क्यों ऐसा काम करते हैं। इसके लिए भी मैंने 1-2 बार पहले भी बताया था, आज फिर चर्चा करता हूँ। दरअसल अपने मोदी जी उस इंडस्ट्रीज में उस हिस्से की को रिप्रेजेंट करते हैं जो हिस्सा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने अडानी और अंबानी को देखिए। अडानी और अंबानी की कितनी कंपनियां विदेशों में काम करती हैं, एक भी नहीं काम करती। अडानी और अंबानी का कुल जो व्यापार का क्षेत्र है वो पूरा का वो हिंदुस्तान है। उसमें अंबानी जी जो है जो कहीं से स्पेक्ट्रम ला करके कहीं बेच देते हैं, यही उनका कुल काम है। और अडानी जी जो है वो सरकार के बनिए होकर के सरकार से ही तमाम चीज़ें लेकर के और अपना व्यापार चला रहे हैं। जो उद्यमी कहा जाता है, उद्यमी जो नए कुछ नया काम करता है, उद्यमी की परिभाषा के तौर पे अडानी और अंबानी कहीं नहीं ठहरते, वो परचूनी है। और इंडस्ट्रिस्ट का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो हिंदुस्तान को ही लूट करके और हिंदुस्तान में ही जमे रहना चाहता है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि उसको एक ऐसी सरकार चाहिए जो उसके लिए ही सोचे और उसके लिए ही काम करे, जनता का उससे कोई लेना देना नहीं। इस किस्म के बहुत से इंडस्ट्रिस्ट हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार के जाने के बाद से लामबंद हो गए और लामबंद होकर के अपने मोदी जी को लाए। अब मोदी जी और जो भाई जाहिर सी बात है, बनिया बनिया होता है, वो उसकी सोच बहुत आगे की है। तो ये जो अडानी अंबानी और उसके जैसों के साथ लामबंद होकर के मोदी जी सत्ता में आए, कालांतर में उस पैसे के धन से भारतीय जनता पार्टी का जो और भी पूरा सेक्शन था और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसको भी एक तरीके से परचेज कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ऐसी तमाम बातें, आप उस सेक्शन में घूमिए आपको पता चलेगा कि वो सभी पैसा पाके इस समय मोटे हो गए संघ वाले, और देश प्रेम वगैरह की कोई बात नहीं करते, उनको भी इस समय पैसा चाहिए। एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि ये सच है या गलत है, लेकिन हो भी सकता है सच हो जिस तरीके का माहौल चल रहा है। ये जो शौचालय सब बने हुए हैं, ये दरअसल वर्ल्ड बैंक की स्कीम है जिसको मोदी जी ने अपनी कह के प्रचारित किया है। और इस वर्ल्ड बैंक की स्कीम में जो शौचालय जिसने बनाए हैं वो सारे के सारे जो एनजीओज है वो संघ के लोगों के हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो, मतलब इसके सही होने की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन ऐसी भी एक अफवाह थी, हो सकता है सही हो। इस तरीके का माहौल चल रहा है। अब इस व्यवस्था में अपने मोदी जी को काम करना है। जाहिर सी बात है कि इस व्यवस्था में मोदी जी कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो और वोट उनको कॉमन मैन से ही चाहिए। तो अब ऐसे में सिवाय झूठ बोलने के और चारा क्या है। वो स्ट्रेटजी उन्होंने शुरू से अख्तियार की, 15 लाख रुपए सबकी जेब में चले जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा और इस तरीके के, और किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, इस तरीके के तमाम झूठ उन्होंने शुरू से बोलने शुरू किए। अच्छा, एक बात और भी है, झूठ बोलना भी एक मतलब देखा ही जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। जैसे हम मान लीजिए मैं झूठ बोलूंगा तो लोग इस पर नहीं भरोसा करेंगे, कौन मैंने झूठ बोल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री स्तर का आदमी झूठ बोलेगा तो उसके झूठ को भी लोग लंबे समय तक तो सच मानेंगे। जब वो देखेंगे ये झूठ, मतलब इस प्रोसेस को पूरा होने में 4-5 साल लगेगा, जो अपने मोदी जी के मामले में भी लगा। जब 4-5 साल बाद लोगों को पता चला कि यार ये तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर उन लोगों ने धीरे धीरे फिर ये उसको क्या नाम है, चीज़ों को अपने इस पर सोचना और उस पर एक्ट अपान करना शुरू किया। ये एक बात हुई, और इसी स्ट्रेटजी से उनके सब साथी बराती में ये मान के चलिए आपकी पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी जीती, वो पूरी पूरी पार्टी ही इस स्ट्रेटजी से जीती। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मृति ईरानी की बात है, स्मृति ईरानी भी जब अमेठी पहुंची तो वहाँ उन्होंने कहा कि 13 रुपये किलो चीनी दूंगी, सबको 400 रुपये के सिलेंडर दूंगी। इस झांसे में आकर के अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी को भी जिता दिया। इतना करके फिर वापस दिल्ली भगी, उसके बाद उससे कोई क्या नाम है, जो काम उनको सौंपा गया था राहुल गांधी को गाली देने को, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरीके का अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल भाषण जो मोदी जी दे रहे हैं उसमें बेरोजगारी है, 83% बेरोजगारी इस समय हिंदुस्तान में है। ये बाकायदा आंकड़ा है, हिंदुस्तान की सरकार का भी आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक का भी आंकड़ा है। और उसके अलावा जो है नौकरियां नहीं मिलेंगी, या जो मिल भी रही हैं उनमें क्या नाम है, वेतन बहुत कम मिल रहा है। मैं बात चली है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, मतलब मुझे भी याद है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3-4 लड़कों ने बीटेक किया। तो बीटेक करने के बाद मैंने पूछा यार तुम लोग नौकरी वोकरी आजकल कैसे मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि साहब नौकरी वोकरी तो मिल ही जाती है। उसके बाद जब वो लोग तनख्वाह पूछते हैं तो हम लोग बता देते हैं कि भाई आप जितना देना चाहेंगे हम ले लेंगे। और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, तमाम लड़के जो 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए में बीटेक करके
और इस समय आप जाइए वहाँ गाजियाबाद में लेकर के और नोएडा में लेकर के 10,000 रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं, ये कुछ भी बात है। इस तरीके की ये सरकार जो है, ये मतलब ऐसी सरकार है जिसका कोई जिसको लोगों के रोजगार से और इससे सबसे कोई लेना देना नहीं। उसका कारण भी मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि वो ये काम कर ही नहीं सकती, कि उसको सारे संसाधनों को खींच करके उन लोगों को देना है जो हिंदुस्तान छोड़ के भाग चुके हैं या भागने की तैयारी में हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं वो सरकार की मदद से लोगों को लूट करके अपना काम चला रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, जो इमोशनल फूल बना करके लोगों को भावनात्मक रूप से मूर्ख बना करके सरकार चलाने की बात है। जैसे आजकल मोदी जी बोल रहे हैं कि जब चांद पे गया वहाँ चंद्रयान, तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ, और जब राम मंदिर बन गया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ। मुझे याद है, हम अच्छी तरीके से याद है, चांद पे सबसे पहले आदमी इंदिरा गांधी के ज़माने में ही चला गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस किस्म की बेवकूफ़ी बातें नहीं की थी कि जब चांद पे आदमी गया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ। वो बढ़िया लेडी थी, अच्छी शासक थी, और उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। ये बात सही। इसीलिए आमतौर पे ये संघी जो हैं, आमतौर पे आप देखिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, भाजपा वाले नेहरू जी को तो खूब गालियाँ देते हैं, क्योंकि नेहरू जी का शासन बहुत से लोगों ने अभी नहीं देखा है। वो पीढ़ी विदा हो चुकी है जिसने नेहरू जी का शासन देखा है, लेकिन इंदिरा गांधी का शासन देखने वाली पीढ़ी अभी मौजूद, मैं ही हूँ, जैसे मैं ही हूँ और भी तमाम लोग हैं। तो इसलिए इंदिरा गांधी के शासन को चूंकि देखने वाली पीढ़ी मौजूद है, इसलिए इंदिरा गांधी को लोग नहीं गाली देते। उनको खैर बस उनके उनके चारित्रिक उस पर लांछन लगाते हैं। तो खैर ये लोग बेहूदे लोग हैं, इनका यही काम ही है, ऐसी इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। तो दरअसल ये पूरा सिनेरियो ये है। तो इसीलिए अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब जब एक चीज़ और बता दूं, उसके बाद फिर आगे एक बात बताऊं। जिस समय अपने नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उस समय सत्ता जो थी वो एक तरीके से मान के चलिए कि संपन्न सत्ता संभाली। मनमोहन सिंह अच्छा खासा कर गए थे, लोगों के पास जेब में पैसा था, वो सब कुछ था, इसलिए जो वो, और चूंकि मनमोहन सिंह ने पहली बार एक ऐसी इकोनॉमी को लेकर के आए थे कि जिनकी तनख्वाहें 25-25 हज़ार थी, उनकी तनख्वाहें लाख-लाख रुपए हो गई। तो लोगों को लगा कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए जब मोदी ने कहा कि इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम कर देंगे, तो लोगों ने उन पर भरोसा किया। और एक बात है कि इस तरीके के झूठ एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था, और उसके बाद वो सत्ता में आए। 5 साल तो वो पिछली संपन्नता जो थी वो रही लोगों के पास, तो उसके चलते काम चलता रहा। 5 साल के बाद जो ये 5 साल था, इसमें समझ लीजिए कि लोगों के पास जो संचित धन था वो भी खत्म हो गया, और इधर अपने मोदी जी ने जो पूरी तरीके से सब और नाश कर दिया। अब उनके पास सिवाय, आप लोग उनके भाषण देखिए, सिवाय अनर्गल बातों के, झूठ बोलने के, उसमें कुछ नहीं है। वो इलेक्शन जीते या हारे, वो मेरा कंसर्न नहीं है। कंसर्न केवल इस बात की है कि इस तरीके के झूठ बोलने वाला और इस तरीके की गलत बयानी करने वाला प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार चीज करके आ जाएगा तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। बाकी जो लोग झेल रहे हैं वो तो झेल ही रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, एक बात और क्या कि मैं बात खत्म करूँगा कि वही मीडिया को परचेज करना, और क्या नाम है, जितने भी आंदोलन होते हैं वहाँ आंदोलन शुरू होने पहले धारा 144 लगा देना, कील बिछा देना, कांटा बिछा देना जब किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए। ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि जो लोगों की जो मांगे हैं और जो सारी बातें वो कॉमन मैन के बीच में जाने नहीं पाए। कॉमन को कुछ पता ही नहीं रहे, उसको लगे कि सब ठीक ठाक है। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय पूरा हो गया है। और इसमें ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये अब पब्लिक के लिए है कि अगर आप दोबारा अपने क्या नाम है, भगवान विष्णु के अवतार मोदी जी को लाएंगे तो ठीक है, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहिए। विष्णु जी दर्शन देंगे तो स्वर्ग में जाना ही बनता है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, देखिए जो उचित समझे करिए। बस इतनी सी बात थी। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।